नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 3 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें से ये 13वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित पूछा गया था। गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि ये होती है कि पहले आप प्रश्नों पर एक नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप गद्यांश को पढ़ने जाएंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर मिलेगा। और 2 से 3 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, यानी कि वो ग्रामर बेस्ड प्रश्न होते हैं। तो अगर आपके पास समय की कमी है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो ग्रामर बेस है वो आप पहले सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे किया जाता है। यहां पर पहला प्रश्न पूछा गया है, उपवास का संबंध किससे है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया है 92 नंबर का, आप देख पा रहे, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है। 95 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है, रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की, दिया गया था गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहां गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, विजातीय का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए, ये ग्रामर आधारित प्रश्न है, आप विलोम शब्द पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विजातीय का विलोम क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि विजातीय का विलोम सजातीय होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको पैराग्राफ बिना पढ़े आपने इसका उत्तर दे दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 98 नंबर का आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है दूषित में कौन सा प्रत्यय है। तो दूषित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। इस पैराग्राफ पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है। तो विशेषण क्या होता है, इसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 असली इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं कि यह असली नोट है, तो नोट क्या है, जैसे यहां मैं लिखूं कि यह एक असली नोट है, तो नोट क्या है, नोट नाउन है, और नाउन की ये असली वर्ड जो है वो विशेषता बता रहा है कि नोट असली है। तो जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, और हिंदी में उसे विशेषण बोलते हैं। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 असली यहां पर एडजेक्टिव है। देखिए, अभी मैंने पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा और 3 प्रश्नों का जवाब आपने बिना पैराग्राफ पढ़े दे दिया, तो ये फायदा होता है। अब चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि उपवास क्यों रखा जाता है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पहला प्रश्न ही पूछा गया था, उपवास का संबंध किससे है। तो केवल धार्मिक अनुष्ठान से नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं फिर से पैराग्राफ में आगे। दिया गया था ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं ताकि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। अब एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि बदलते मौसम में क्या आती हैं, तो उत्तर हो जाएगा बीमारियां, यानी रोग आते हैं। आगे पढ़िए, बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होती है जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है। इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है, इससे बल वह बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। तो पूर्ण रूप से विश्राम वाला प्रश्न पूछा गया था कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह है कि उस समय जब बंदा या फिर कोई व्यक्ति उपवास रहता है तो उसकी जो पाचन संस्थान है, ठीक है, जो पाचन तंत्र है वो पूरी तरीके से आराम के मुद्रा में रहती है, इसका सेंस है, ठीक है। आगे पढ़िए, तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष दूषित पदार्थ नष्ट होकर के मल के द्वारा निकलने का प्रयत्न करते हैं, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है, अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है।
भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। भूख ना रहने पर भोजन ना किया जाए तो पूर्ण रूप से शरीर सफाई होकर रोग का जड़ जड़ से समाप्त हो जाता है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा गया था। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण लाइन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब मैं प्रश्न दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, उसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती है। तो चलिए अब बचे हुए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। 91 नंबर का प्रश्न हमने देख लिया था। बात करेंगे 92 नंबर प्रश्न की। दिया गया है, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो बदलते मौसम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की। दिया गया है, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या तात्पर्य है? तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता से तात्पर्य यहाँ पर रोगों की लड़ने की शक्ति से है। ठीक है, रोगों की लड़ने से शक्ति से है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? तो जब बिना भूख लगे हम लोग भोजन ना करें, मतलब कि जब भूख नहीं लगाए तो ज़बरदस्ती भोजन ना करें, इससे रोगों के लौटने की संभावना कम हो जाती है। ये सब कुछ पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, मैं अपनी तरफ से उत्तर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है, रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य? तो पूर्ण विश्राम, देखिए यहाँ पर पूर्ण विश्राम की बात की गई है, यानी कि उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर 3, पाचन अंगों को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं वो गलत खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद के जो प्रश्न थे वो हमने पहले ही देख लिया था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। तो इसके भी पहले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कविता में किस आदत की बात कही गई है? बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? अगला प्रश्न पूछा गया है, कवि के दोस्त कहाँ रहते थे? बात करेंगे प्रश्न संख्या 103 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था, बुरी तरह भीगा हुआ से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न पूछा गया है, कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कुछ कुछ शब्द युग्म है। तो देखिए ये भी एक ग्रामर का प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ यानी कि कविता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कुछ कुछ क्या है? ये पुनरुक्त है, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति की गई है, वही शब्द 2 बार आया हुआ है। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पुनरुक्त शब्द युग्म इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं। कविता यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आज जब पहली बार, एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत जम्मू की किसी कॉलोनी से। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया था कि जो लेखक है उसका दोस्त कहाँ रहता है? तो खत कहाँ आया है, खत कहाँ से आया है? उसके दोस्त ने खत लिखा है और वो जम्मू से आया, तो उसका दोस्त कहाँ रहता है? जम्मू उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। किसी कॉलोनी से, तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत बुरी तरह भीगा हुआ। बुरी तरह भीगा हुआ का मतलब क्या सेंस है कि यहाँ पर दुखी होकर के आंखों के आंसुओं से जो खत है वो पूरी तरीके से भीगा हुआ है। तो यहाँ पर आंसू से संदर्भ में है, यानी कि दुखी होकर के आंसुओं से भीगने के संदर्भ में। आगे पढ़िए, अटा हुआ कुछ कुछ आखिर क्यों लिखा है तुमने, कि पता नहीं कभी फिर भी हो सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे। ठीक है, तो यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि कवि की आदत क्या है? तो कवि की आदत है खत लिखने की। यहां पर देखिए, खत लिखने की आदत है मुझे। ठीक है, आगे पढ़िए, बड़ा मुश्किल है ना बढ़ती हुई उम्र में आदत को बदल लेना। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि आदत बदलने में क्या कठिनाई आ रही है, यानी कि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, बढ़ते उम्र में आदत को बदलना कठिन होता है। आगे पढ़िए, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हो। तो चलिए अब बचे हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कविता में किस आदत की बात की गई है? तो कविता में खत लिखने की आदत के बारे में बात की गई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पते विशेष पर पत्र लिखने की आदत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 101 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया था, आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, आदतें जो हैं वो व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। ठीक है, इस वजह से इसको बदलना मुश्किल होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 102 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कवि के दोस्त कहाँ रहते थे? तो वो जम्मू में रहते थे। आपने कविता में देखा था, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। बात करेंगे 103 नंबर के प्रश्न की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था, बुरी तरह भीगा हुआ से क्या तात्पर्य है?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में देखिए दर्द की बात की गई है, यानी कि चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उस दर्द की वजह से एक भाव छुपा हुआ है कि आंखों के आंसुओं की वजह से वो खत भीगा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 104 की, दिया गया है कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है। तो कविता में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 घर वापसी ना होने की पीड़ा का, यानी कि उसका दोस्त उससे दूर था, तो इस टाइप से घर वापसी ना होने की पीड़ा का दर्द स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखता है। बहुभाषिकता क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए एक कक्षा में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अलग अलग बच्चे बालक हैं, मतलब कि कोई पंजाबी बोलने वाला है, कोई उड़िया बोलने वाला है, कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई मलयालम, कोई तेलुगु बोलने वाला है। तो सबकी मदर टंग को सम्मान के रूप से देखना और सबको उनके मदर टंग में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देना कक्षा में, यही बहुभाषिकता कहलाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि शुरुआती दौर में जो दूसरी भाषा होती थी उसे किस रूप में जाना जाता था। तो इसे हस्तक्षेप यानी बाधा के रूप में जाना जाता था। बाधा कैसे? पहले के लोग ये मानते थे, मतलब पहले के जो शिक्षाविद थे वो ये मानते थे कि अगर बच्चा मदर टंग सीख लिया है तो दूसरी लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज होगा वो उसमें बाधा उत्पन्न करेगा सीखने में। ठीक है, तो ये पहले शुरुआती दौर में माना जाता था। प्रश्न में आपसे शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में माना जाता था ये पूछा गया है, तो ये हस्तक्षेप के रूप में माना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। मान लीजिए बच्चे को कोई कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए विज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा है और विज्ञान में कोई परिभाषा बच्चे को बताया जा रहा है। अब परिभाषा जो होता है उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, रटी रटाई चीज़ें परिभाषा के तौर पर लिखाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर संज्ञा की परिभाषा बोला जाए तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर बच्चा इसमें कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है या फिर विज्ञान की किसी परिभाषा में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसका किसी दूसरी भाषा में जिसको बच्चे समझ पाएं उसमें ट्रांसलेट करके बच्चों को बताना, यानी कि पारंपरिक तरीके से जो चीज़ें चली आ रही हैं, पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से जो परिभाषित है पहले से, उसको चुनौती देना, यानी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करना बच्चों के अधिगम को अर्थपूर्ण करने के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है। तो एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों रचनावाद को समर्थन करती हैं, यानी कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाते हैं और अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें बच्चे के लिए कुछ करने के लिए ऑप्शंस होंगे, यानी बच्चा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा और उसके पास विभिन्न विकल्प खुले होंगे कुछ करने के लिए। तो ऐसा देखिए पहला विकल्प ही मेंशन किया गया है, ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी मतलब कि नई नई टेक्निक्स को यूज किया जाए कक्षा में, उससे संबंधित है, नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के संदर्भ में, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। बहुत कुछ करने की संभावना यानी कि बच्चा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने ज्ञान की रचना कर रहा होगा। तो जब बच्चा अपने ज्ञान की रचना अन्वेषण के माध्यम से या फिर विभिन्न टेक्नोलॉजी विभिन्न तरीके से खोज के माध्यम से करता है, तो इसे ही रचनात्मकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है मेरी कक्षा में सफद नामक विद्यार्थी है, बच्चे का नाम सफद है। आगे देखिए उसने कहीं से अच्छा और जैसे शब्द सुने, उसके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई भी व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आप एक टीचर हैं, ठीक है, और एक विद्यार्थी आपसे आकर के पूछा कि अच्छा मतलब क्या होता है और मतलब क्या होता है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में मेंशन नहीं है। देखिए ये शब्द तो बिल्कुल आसान दे दिए गए हैं। मान लीजिए कि कोई 2 ऐसे शब्द वो पूछ रहा है जो कि आपके पाठ्यक्रम में मौजूद नहीं है और आपको भी उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे। तो एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को प्रामाणिक चीज़ें बताई जाए। कहीं अगर आपको ज्ञान नहीं है तो बच्चे को तुरंत आप नहीं बताएंगे। अगर तुरंत आप बताएंगे तो हो सकता है कि आप गलत भी बताते। क्यों? क्योंकि आपको भी ज्ञान नहीं था। और अगर आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि हिंदी बोल लेती हो, तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा?
क्योंकि हिंदी बोलना और प्रमाणिक तरीके से चीज़ों को यूज करना दोनों में अंतर है। जैसे देखिए, बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है और वो भाषा को अर्जित करता है तो हिंदी वो जान रहा है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वो हिंदी सही तरीके से नहीं बोलता है। व्याकरणिक दृष्टि से त्रुटि का मतलब क्या हुआ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यूपी का कोई बच्चा होगा, मैक्सिमम लोग यूपी से ही वीडियो को देख रहे होंगे, तो हम लोग बचपन से ये सीखते हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो कहते हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं। आप वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, हम। आप सब्जेक्ट एज ए इंडिविजुअल है, आपको मैं यूज करना चाहिए था, लेकिन आप हम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपके परिवेश में पहले से हम यूज किया जाता था आपके इंडिविजुअल पर्सन के लिए, ठीक है। और इस वजह से आपने उसी को अर्जित कर लिया और ये व्याकरणिक दृष्टि से गलत होता है, ठीक है। तो इसीलिए पहला विकल्प नहीं होगा कि किसी मित्र को आप बुलाएंगे तो हो सकता है कि वो हिंदी बोल लेता हो, लेकिन हो सकता है कि वो ग्रामर के रूल के तहत हिंदी ना बोल पाता हो, मतलब कि ग्रामर के रूल के तहत वो शुद्ध हिंदी ना बोल पाता हो। इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए। देखिए, जब यहाँ पर मेंशन ही किया गया कि पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई है, तो आप पुस्तक में ढूंढ कहाँ से लेंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। शब्दकोश देखना चाहिए। देखिए, शब्दकोश देखने से कोई खास मदद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक इसका प्रमाणिक उदाहरण आप नहीं ढूंढेंगे। प्रमाणिक उदाहरण कहने का मतलब कि शब्दकोश में ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका अर्थ दिया जा सकता है, लेकिन आप इस किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करेंगे, ये होता है प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही आपका सही जवाब होगा। क्योंकि देखिए, डिक्शनरी में आप शब्दों का अर्थ तो जान लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका अर्थ आपको तब तक कंफर्म नहीं होता है जब तक आप उससे से संबंधित कोई सेंटेंस नहीं देख लेते। क्यों? क्योंकि पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इससे और ज़्यादा अर्थ स्पष्ट होता है, ठीक है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? जो निगेटिव होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए, चौथे विकल्प में भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास या फिर ड्रिल कर सके। अभ्यास और ड्रिल करने का मतलब कि आप उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उस कक्षा में और उसका कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उस भाषा में, बल्कि बार बार केवल अभ्यास कर रहे हैं, रट रहे हैं चीज़ों को। इससे आप मशीन बन रहे हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से आप उसका मतलब कि उस भाषा का रचनावाद कर रहे होते, मतलब अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते, लेकिन बार बार ड्रिल करना, अभ्यास करना, इससे आप मशीन की तरह यंत्रवत याद करने की बात की जा रही है। तो ये सबसे निगेटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो मुद्रित समृद्ध परिवेश बिल्कुल होगा, यानी कि इसका मतलब होता है प्रिंटेड इनरिच परिवेश। आप बच्चों के विद्यालयों में देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा कार्टून्स बने होते हैं, ABCD लिखे होते हैं, तो ये क्या है? ये मुद्रित परिवेश है। बच्चे उसको देखकर भी भाषा के बारे में सीखते हैं। तो पहला तो पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि को जो हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, क ख ग घ, ये सभी वर्ण है, इसे ही ध्वनि कहा जाता है। यानी इसका जो अध्ययन है, सिस्टमेटिक अध्ययन है, उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भाषा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, डिसलेक्सिया के बारे में बात की गई है। तो डिसलेक्सिया भी भाषा से ही जुड़ा हुआ है, भाषा शिक्षा से, क्योंकि अगर पढ़ने में अक्षमता होती है तो इसे डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो ये भी भाषा से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ध्वनिक। ध्वनिकी एक बेसिकली एक भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ध्वनि तरंगों, अपश्रव्य तरंगों और पराश्रव्य तरंगों सहित ठोस, द्रव्य एवं गैस में संचारित होने वाली सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये विज्ञान से जुड़ा हुआ पार्ट था, ना कि भाषा से जुड़ा हुआ पार्ट था। इस वजह से, चूंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव वाला ही पूछा गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नोम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। वाक्य दिया गया है, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हरे रंग की भी चर्चा की गई है और रंग रहित होने की भी चर्चा की गई, यानी इन दोनों में विरोधाभास है। यानी कि अर्थ की दृष्टि से ये सही नहीं है, क्योंकि अगर अर्थ निकालेंगे तो हरा रंग अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रंग रहित है, यानी कि कोई रंग नहीं है। तो ये अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से इसकी बनावट सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिणामतः, इसलिए, इससे आगे, हालांकि किसके उदाहरण हैं? तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, देखिए, राम ने बहुत मेहनत किया इसलिए वो सफल हुआ। तो यहां पर देखिए, राम ने बहुत मेहनत किया, ये पहला उपवाक्य है, और दूसरा वह सफल हुआ। दोनों को जोड़ने के लिए, यानी कि योजक
के तौर पर इन सभी शब्दों का यूज किया जाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? योजक उपकरण इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। यानी कि दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए ये सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। योजक उपकरण सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तो वो वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा जिसमें टीचर के द्वारा ग्रुप में कुछ गतिविधि कराई जा रही होगी, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ग्रुप में अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग को उत्तर देना। पहला देखिए, तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है, ये भी एक टीचर की भाषा नहीं होगी, क्योंकि ये सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तीसरा देखिए, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है, ये बच्चे को धमकी दी जा रही है टीचर के द्वारा। एनसीएफ 2005 बच्चे को किसी भी प्रकार से दंड देने को निषेध करता है, चाहे आप शारीरिक रूप से दें या फिर शाब्दिक रूप से दें। ये शाब्दिक रूप से दंड की बात की जा रही है, इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कृपया समूहों में बैठिए। समूह में बैठने के लिए लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत दिया गया है कि बच्चे समूह में रहकर ही अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो अभी तक ये पॉजिटिव है, आगे पढ़िए। और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब बच्चा जब चित्र को देख करके अनुच्छेद लिख रहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो रहा होगा। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वॉशबैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है। तो देखिए, विमर्श आप लोग दूसरों से बातचीत करते हैं, उसी को तो विमर्श कहा जाता है। तो यहाँ पर बातचीत की जा रही है, इंटरेक्शन किया जा रहा है, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। लेख यानी लिखने के से संबंधित कुछ है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल पाठ्य पुस्तकों का संग्रह कहा गया था और ये पाठ्य सामग्रियों का संग्रह है, मतलब कि किताब नहीं है, बल्कि जो पाठ्य सामग्री है उसका संग्रह है। यानी कि आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, विमर्श करके उसका संग्रह कर रहे हैं और आंकड़ों का आधार तैयार कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। यानी कि देखिए, बच्चा आई के बारे में जान रहा है। आई कहने का मतलब आप बेसिकली इतना बस समझिए, मान लीजिए बच्चे को कुछ संप्रत्यय ज्ञात होगा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, I+1 कहने का मतलब कि उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ज़्यादा उसको इनपुट दिया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का निवेश है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अवबोधगम्य निवेश है। अवबोध मतलब कि संज्ञान होना, यानी बच्चे का जितना समझ है आप जाहिर सी बात है उससे थोड़ा सा ऊपर बताएंगे, तभी तो बच्चे की समझ बढ़ेगी, और इसी को ही निवेश कहा जाता है। यानी कि आप बच्चे को समझाने के लिए कुछ इनपुट दे रहे हैं और बच्चा पहले आई तक जानता था, तो आपने I+1 यानी कि जितना स्तर उसका था उससे कुछ ऊपर आपने बताया, तभी तो उसको अवबोध होगा, ज्ञान होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। तो देखिए, भाषा अर्जन जो होता है, जो बच्चे मदर टंग जो सीखते हैं वो इन्वायरमेंट के संपर्क में आने से स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं, नेचुरल प्रोसेस होता है। और साथ ही साथ बच्चे अवचेतन मन में अवचेतन माध्यम से सीखते हैं, यानी कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ग्रामर नहीं सीख रहा है। ठीक है, तो ये अवचेतन स्थिति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, स्वाभाविक और अवचेतन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। संघ मतलब कि केंद्र सरकार के संदर्भ में ये सह कार्यालयी भाषा है, यानी कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हाई कोर्ट होते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनकी मुख्य भाषा अंग्रेजी ही है। आप जो भी देखते होंगे कोर्ट ऑर्डर आते होंगे, चाहे हाई कोर्ट के या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के, सब कुछ इंग्लिश में आता है। तो ये हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य भाषा है, इसमें ही कोर्ट ऑर्डर पास किया जाता है अंग्रेजी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर बात की गई थी अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में सही क्या है, तो यह भारत संघ की सह
कार्यालयी भाषा है? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? तो इसके जस्ट पिछले के पिछले प्रश्न में हमने इसके बारे में देखा था कि I+1 वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि बच्चा जितने स्तर तक जान रहा है उससे थोड़ा सा ऊंचा स्तर तक बच्चे को बताना, यानी कि दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट के लिए सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।